Hello students, the topic which we are going to study in this presentation is measures of variability, and in this main topic we will be studying about subtopics range and quartile deviation. टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को हम देखने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में या पिछले नोट्स में ये देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें किसी भी तरीके के स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के केंद्र के बारे में या केंद्र में किस तरीके से स्कोर्स एक तरफ इकट्ठा हैं वो बताते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इसके ठीक उलट हमें यह बताते हैं कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्कोर्स हैं वो उस केंद्र या उस केंद्र की स्थिति सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन अथवा इनसे कितनी दूरी पर फैले हुए हैं, किस तरीके का फैलाव है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, यह हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी से पता चलता है। इनको अंकों का फैलाव या विचलन भी कहा जाता है। ये चार तरीके हैं जिनके ज़रिए हम वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन या स्कैटर्डनेस निकाल सकते हैं। पहला है रेंज, फिर है क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जानते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को। तीसरा है मीन अथवा एवरेज डेविएशन, यानी इसे मीन डेविएशन भी कहते हैं, एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस प्रेजेंटेशन में जो अभी चल रही है इसमें हम पहले दो टाइप्स मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे। पहला जो तरीका है जिसके ज़रिए हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी निकाल सकते हैं दैट इज़ रेंज। ये सबसे सरलतम तरीका है निकालने का या विचलन ज्ञात करने का। इसको हम उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच की दूरी भी कहते हैं, यानी हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेंज कहलाता है। अब चूंकि हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर के मध्य इसको एक उसकी दूरी बतानी है तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि एक स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमें सिंपली उसे अरेंज करना है और देखना है उसका सबसे बड़ा स्कोर और सबसे छोटा स्कोर। उसके बाद हमें हाईएस्ट स्कोर यानी सबसे बड़ा जो स्कोर है उसमें से सबसे छोटे स्कोर को माइनस कर देना है और उससे जो हमें अंक मिलता है वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज हो जाती है, यानी कितने दूरी तक अंक या डिस्ट्रीब्यूशन फैले हुए हैं वो रेंज से पता चलता है। सबसे सरल है, इसको ज्ञात करना सबसे आसान है, लेकिन यही इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है। सबसे बड़ा कारण ये है इसकी लिमिटेशन का, वो यह है कि ये सिर्फ दो एक्सट्रीम स्कोर्स के बेसिस पे रेंज फाइंड आउट हो जाती है। इससे बाकी के सारे स्कोर्स जो हैं वो उनके ऊपर कोई कैलकुलेशन में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, इसीलिए ये एक तरीके से इनकम्प्लीट मेजर भी कहेंगे हम इसको वेरिएबिलिटी का। दूसरा ये है कि ये कोई स्टेबल वैल्यू नहीं है, यानी एक किसी पॉपुलेशन में से हमने एक बार जो सैंपल लिया उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो कोई जो होगी उसके आधार पे मान लीजिए हमें कोई अंक मिला और उसके बाद हमने उसी पॉपुलेशन में दोबारा सैंपल लिया तो उसमें हो सकता है हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू अलग हो तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा कैलकुलेशन में, यानी हर बार हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बदल जाने पर रेंज की वैल्यू बदल जाएगी। ये इसकी लिमिटेशन है रेंज की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेजर है वेरिएबिलिटी का उसको कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। इसको हम कह सकते हैं कि ये बीच के 50% स्कोर्स का 1/2 होता है, यानी क्वार्टाइल डेविएशन इज द 1/2 ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द केसेस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वार्टाइल शब्द से ही मतलब ये है कि ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके पहले और आखिरी दो क्वार्टाइल्स यानी पहले 25% और आखिरी 25% स्कोर्स को इग्नोर करता है और बीच के जो 50% स्कोर्स हैं उसी के आधार पे डेविएशन या विचलन को ज्ञात करता है। इसमें हमें एक तरीके से
जो फॉर्मूला है उसको अगर हमें देखें कि क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे निकालना है, तो वो है Q इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले में हमें देखना होगा कि Q1 क्या है और Q3 क्या है। Q1 जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, यानी द पॉइंट्स बिलो विच 25% ऑफ द स्कोर्स ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रथम 25% स्कोर्स हैं वो क्वार्टाइल 1 होता है, और थर्ड क्वार्टाइल होता है दैट इज द स्कोर्स द पॉइंट बिलो विच 75% ऑफ द स्कोर्स आर प्रेजेंट। तो इसी के आधार पे अब हमें आगे देखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने के प्रोसीजर क्या है। तो जैसा कि फॉर्मूला में आप लोगों को दिख रहा है सामने, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें Q1 की आवश्यकता है और Q3 की आवश्यकता है। तो इन दोनों की वैल्यूज के बिना हम क्वार्टाइल डेविएशन नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फिर क्वार्टाइल डेविएशन में Q1 और Q3 निकालना होगा। तो Q1 जो है उसका फॉर्मूला है L प्लस n/4 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय I। इसी तरीके से Q3 का फॉर्मूला है L प्लस 3n/4 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय I। इसमें अब हम देख लेते हैं कि कौन से लेटर का डिनोशन किस तरीके से किया जाता है। ये जो L है ये एग्जैक्ट लोअर लिमिट होती है उस क्लास इंटरवल की जिसमें Q1 और Q3 लाई करते हैं, यानी Q1 क्लास और Q3 क्लास। अभी हम देखेंगे स्टेप्स अगले स्लाइड में हम देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि Q1 क्लास और Q3 क्लास कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। I जो है वो क्लास इंटरवल को डिनोट कर रहा है। N आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी टोटल फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं जब हम, तो उनका सम जब कर लेते हैं तो वो कैपिटल N होता है। कैपिटल F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए डिनोट किया गया है। मैंने जो ये प्रेजेंटेशन बनाया है इसमें मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल F से डिनोट किया है। इसको आप CMF से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो स्मॉल f और कैपिटल F में। तो आप जहाँ जहाँ कैपिटल F है वहाँ आप CMF करके भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन सारी जगह पे फिर नोटेशन एक सा होना चाहिए। तो कैपिटल F Q1 के लिए अलग होगा, Q3 के लिए अलग होगा, और इसी तरीके से स्मॉल f यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो Q1 के लिए अलग होगी और Q3 क्लास के लिए अलग होगी। अब इसमें क्वार्टाइल डेविएशन में सबसे पहली कड़ी जो समस्या की कुछ विद्यार्थियों के लिए आती है वो यही है कि Q1 और Q3 क्लास कैसे निकाली जाती है, उसका प्रोसीजर। तो वो हमने अगली स्लाइड में स्टेप्स में डिस्कस किया है। ये स्लाइड में हमें जो भी स्टेप्स लिखी हुई हैं वो क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए मेंशन्ड है। सबसे पहली स्टेप ही यही है कि हमें सबसे पहले Q1 क्लास फाइंड आउट करनी है और Q3 क्लास फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, Q3 होना चाहिए। तो जिस तरीके से मीडियन में हमारी सबसे पहली स्टेप थी कि मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना, वैसे ही यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन में हमारी सबसे पहली स्टेप है कि हमें Q1 क्लास को आइडेंटिफाई करना है और Q3 को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले n/4 यानी जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में हमने n/4 फाइंड आउट कर लेना है। n हमारा फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है, सम होता है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको अभी हम देखेंगे प्रोसीजर से कि किस तरीके से Q1 क्लास मिलेगी। इसी तरीके से 3n/4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो उससे हम Q3 क्लास निकाल लेंगे। जब हमें Q1 क्लास और Q3 क्लास मिल जाएगी हमारे क्वेश्चन में, उसके बाद हम अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। पिछले जो प्रेजेंटेशंस थे या वीडियो लेक्चर्स थे उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का प्रोसीजर बता दिया गया है, आप उसी तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमने n/4 निकाला और 3n/4 निकाला Q3 के लिए, उस आधार पे हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन से Q1 क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। Q1 क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए n/4 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में नीचे से ऊपर देखना शुरू करेंगे। जिस भी क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की क्लास जिसमें n/4 की वैल्यू आ रही होगी वो हमारी Q1 क्लास हो जाएगी, और जिस भी क्लास इंटरवल में 3n/4 की वैल्यू आ रही होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में वो हमारी Q3 क्लास हो जाएगी।
इन दोनों चीज़ों को निकाल लेने के बाद, यानी Q1 और Q3 क्लास को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, हमें एग्जैक्ट लोअर लिमिट आइडेंटिफाई करनी है Q1 और Q3 क्लासेस की। लोअर लिमिट या एग्जैक्ट लोअर लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका भी पिछले प्रेजेंटेशंस में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कैपिटल F Q1 और Q3 दोनों के लिए आइडेंटिफाई करना। ये अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और उसके बाद F यानी फ्रीक्वेंसी Q1 और Q3 क्लास के लिए आइडेंटिफाई करना, क्लास इंटरवल की साइज को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद Q1 और Q3 का फॉर्मूला जो है उसे लगा करके Q1 और Q3 की वैल्यूज़ निकाल लेना, और उसके बाद उन दोनों की वैल्यूज़ को क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 उसमें पुट करके और क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू निकाल लेना। ये एक एग्जाम्पल है जो अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ये जो मैंने यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल्स दिए हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हैं, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट करना है हमें क्वार्टाइल डेविएशन इस डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो राइट हैंड साइड पे ये हमने है, इसको सॉल्यूशन कर लिया है। सबसे पहली स्टेप जो थी वो थी n/4 और 3n/4 की वैल्यू निकालना। तो हमने पहले n कैलकुलेट कर लिया, तो n हमारा आ गया है 40। हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया ऊपर से नीचे, n/4 निकाला तो हमारा आ गया वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 10। इसी तरीके से फिर हमने 3n/4 कैलकुलेट कर लिया। 3n/4 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 4, आंसर हमारे पास आ जाता है 30। ये दो वैल्यूज निकाल लेने के बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की, ये जो हमारे पास टेबल है जिसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं नीचे से ऊपर की ओर, इसमें हमें Q1 क्लास और Q3 क्लास आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले हम Q1 क्लास के लिए 10 की वैल्यू से चलते हैं, 147। अब देखेंगे कि 10 यहाँ पे नहीं है, सीधे 11 आ रहा है, तो ये जहाँ पे 11 आ रहा है ये हमारी Q1 क्लास हो गई। इसके बाद हम 30 की वैल्यू से चलेंगे, 1 7 4 11 16 23 29। अब 29 के बाद सीधे 33 आ रहा है, यानी हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन 3 है, Q3 क्लास है, वो होगी 63.5 से 65.5 वाली। तो ये दो हमने Q1 क्लास और Q3 क्लास हमने ये दोनों आइडेंटिफाई कर ली। नेक्स्ट उसके बाद की स्टेप है हमारी एग्जैक्ट लोअर लिमिट को फाइंड आउट करना। तो Q1 क्लास के लिए एग्जैक्ट लोअर लिमिट होगी 55.5। जैसा कि हमने पिछले प्रेजेंटेशंस में देखा था कि अगर हमारा 0.5 में दिया हुआ है ऑलरेडी, इंक्लूसिव क्लास है, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा इंक्लूसिव है तो या कंटिन्यूस है, तो उसमें हमें एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकालने के लिए 0.5 को माइनस नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ ऑलरेडी उसी फॉर्म में दिया है, तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट Q1 की होगी 55.5 और Q3 के लिए हो जाएगी 63.5। ये हमने दोनों केसेस के लिए लोअर लिमिट, एग्जैक्ट लोअर लिमिट कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कैपिटल F फाइंड आउट करना Q1 के लिए और Q3 के लिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Q1 के लिए हमें जो निकालनी है वो जिस क्लास में Q1, जिसको हमने Q1 क्लास लिया है उसके जस्ट नीचे वाली क्लास की है। तो ये देखिएगा कि Q1 क्लास हमारी ये वाली है और इसके जस्ट नीचे वाली क्लास ये है। तो ये जो कैपिटल F है Q1 के लिए वो हो गया 7, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है 7। इसी तरीके से Q3 के लिए निकालेंगे तो Q3 क्लास हमारी ये वाली है, इसके जस्ट नीचे वाली क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 29, तो वो हमारा यहाँ पे 29 की वैल्यू आ गई। अब हमें नेक्स्ट निकालना है स्मॉल f यानी फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू Q1 एंड Q3। तो सबसे पहले Q1 के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं, तो Q1 क्लास है ये वाली हमारी, और Q1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4, वो हमने यहाँ लिख लिया। और सिमिलरली हम Q3 के लिए देखने जाएंगे तो कोइंसिडेंस है, Q3 में भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 4, तो हमने वो भी यहाँ पे मेंशन कर ली। तो हमारे पास अब मैक्सिमम जो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी थी, लोकेट करनी थी अपने डिस्ट्रीब्यूशन से, वो हमने कर ली है। एक चीज़ और बचती है दैट इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का भी एक सिंपल सा तरीका है कि आप किसी भी दो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में बड़ी लोअर लिमिट से छोटी लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए। यानी देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 51.5 में से
ये 51.5 है, 51.5 में से 49.5 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये अगर आप किसी को भी माइनस करें, देख लेते हैं एक और, 69.5 में से 67.5 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आता है 2। तो यानी इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का साइज है 2। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। नेक्स्ट अब हमें इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूलेज में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगली स्टेप है, जितनी भी हमने वैल्यूज अपने डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड आउट करी पिछली स्लाइड में, उनको अब हमें सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो पहले हम सारी वैल्यूज को पुट करके Q1 निकालेंगे, उसके बाद हम सारी वैल्यूज को पुट करके Q3 को निकाल लेंगे। तो हमने जब सारा कैलकुलेशन कर लिया तो हमारे पास Q1 निकल के आ गया 57 और Q3 निकल के आ गया 64। इन दोनों ही वैल्यूज को हम अपनी फाइनली क्वार्टाइल डेविएशन निकालने वाले फार्मूला में पुट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन का, दैट इज 3.5। तो ये पूरा प्रोसीजर था क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने का। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप एक बार सारी स्टेप्स को सही से याद कर लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की लेनी है, स्मॉल f यानी फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की लेनी है, एग्जैक्ट लोअर लिमिट कैसे निकालनी है, क्लास का साइज क्लास इंटरवल का साइज कैसे निकालना है, अगर आप ये स्टेप्स एक बार याद कर लेते हैं और स्टेप्स को सीक्वेंस में सही तरीके से आप सही कैलकुलेशन करते हुए अगर फॉलो करते हैं तो मुश्किल नहीं है। इसमें बस आपको कई तरीके के सवालों को बार बार करके प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको स्टेप सही समय पे सही तरीके की याद रहें। अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्वार्टाइल डेविएशन के यूजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जैसा कि हमने देखा था कि क्वार्टाइल डेविएशन एक तरीके से रेंज से अच्छा है। रेंज से अच्छा इसीलिए है क्योंकि रेंज जो थी वो सिर्फ एक्सट्रीम स्कोर्स को कंसिडर कर रही थी, यानी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल डेविएशन उससे थोड़ा आगे बढ़ता है और एक्सट्रीम स्कोर्स को नेग्लेक्ट कर देता है, वो बीच के 50% स्कोर्स के हिसाब से डेविएशन को कैलकुलेट करता है। इससे एक और फायदा ये होता है कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं उसमें भी क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जा सकता है, यानी जिसमें हमें एक्सट्रीम लेवल्स की क्लास इंटरवल्स जब नहीं भी पता हो, उसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं भी हो, तब भी हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। एक और यही इसका बेनिफिट है कि चूंकि एक्सट्रीम स्कोर्स कभी कभी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में एरर पैदा करते हैं, तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सट्रीम स्कोर्स हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग के 25% स्कोर्स और नीचे के सबसे 25% स्कोर्स में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो उससे क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज इसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं। लिमिटेशंस जो क्वार्टाइल डेविएशन के फायदे थे उन्हीं में से एक फायदा इसका लिमिटेशन भी बन जाता है। वो ये है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो फर्स्ट और लास्ट 25% ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर देता है और उस इग्नोरेंस की वजह से क्वार्टाइल डेविएशन जो है सभी स्कोर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता है और यही उसकी कमी बन जाती है। एक और चीज है कि Q1 और Q3 जो है वो सिर्फ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मीडियन में था, हमने बात करी थी, मीडियन भी एक पॉइंट है, कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए Q1 और Q3 भी पोजिशनल मेजर्स हैं, इसीलिए इनको हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट यानी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल रेयर केसेस में ही कभी करें, अदरवाइज नहीं करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन की एक और मुश्किल ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं और रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं वो उसके लिए कोई खास उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए क्वार्टाइल डेविएशन को आमतौर पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें बहुत सारे सैंपल्स के फ्लक्चुएशंस की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो यानी क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू बदल सकती है। अगर वैल्यूज़ इरेगुलर हैं तो रिजल्ट्स भी ख़राब आएंगे या गलत आएंगे, और इसीलिए इसको हम बहुत अच्छा क्वार्टाइल डेविएशन को बहुत अच्छा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं मानते हैं, और हम इसके लिए दूसरे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो हम अगली प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, यानी एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका इस्तेमाल करते हैं। अभी की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।